हेलो फ्रेंड्स, मैं अलीशा सरकार। मैं लिखती हूँ कुछ अनकहे अनसुने जज्बात, कुछ मेरी और कुछ आपकी बात। आज हाजिर हूं मैं कहानी इश्क या फरेब भाग 2 लेकर। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि कैसे इश्क के नाम पर दिमाग लगाने वाले दिल लगाने वालों को छलते हैं। आइए शुरू करते हैं ये कहानी का भाग 2। लेकिन उससे पहले 2 छोटी सी लाइनें। इश्क का ये दस्तूर रहा है सदा, इश्क का ये दस्तूर रहा है सदा, एक इश्क में फना तो दूजा बेवफा। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहां? मैंने कहा, काफी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद साथ रख सकते हैं। उस वक्त ये मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखने के लिए मैं कुवैत वापस नहीं गया। हाँ, मैं कुवैत वापस गया जरूर था, लेकिन इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इंप्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजारा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था ये लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी बताया कि उसके पापा मुझे पहली नजर में सख्ती से रिजेक्ट कर दिए थे। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा घर परिवार। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया, वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया था। खुशबू ने मुझे कहा था कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया था। वो 2-3 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तब भी जवानी में किए उस कांड का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता। मैं मानता हूँ लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है। ये नजरिया गलत है, मगर सामाजिक नजरिया यही है। वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी थी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पानी पिया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी न पी पाती। इसलिए मेरी हिम्मत न हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही है, चाहे शादी हो न हो। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी थी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार दो, सास और नंद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत के अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई मैंने तुड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश रह ही नहीं सकती थी, न उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया
और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना तो गलत लोगों में फंस जाती हो। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद हमेशा सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ पर यह है कि कौन ज्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं है। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में है? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं करता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूं और वो शातिर भी हो तो ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था, लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैश था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो शातिर होता तो कैश से मजनू न बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, कोई चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खुश ही गई। उसकी खिलखिलाहट और खिलंदड़ापन अचानक से एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, न पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, न दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है, अपने फायदे का सौदा कर लेता है, अपने फायदे की बातों में दिमाग लगाकर तुम्हें छल लेता है। आजकल के आशिक दिल नहीं दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाकर इश्क नहीं होता, सिर्फ सौदेबाजी होती है अपने फायदे के लिए। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, टेरिंग, कुछ अलग करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया था। ऐसा लग रहा था वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। तो फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्री उसकी तरफ थी। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुंच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया।
मुझे कहा एक कॉल करनी है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे इस कहानी पर अपने फीडबैक जरूर दें। अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। जल्दी हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।